नमस्कार। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे लैंडमार्क केस की जिसने भारत में गिरफ्तारी के पूरे तौर तरीके को ही हमेशा के लिए बदल दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं डीके बसु केस की। सोचिए, एक बहुत बड़ा सवाल है। जब कानून के रखवाले यानी पुलिस खुद ही कानून तोड़ने लगे तो उनकी जवाबदेही कौन तय करेगा? इसी एक मुश्किल सवाल का जवाब देने की कोशिश की गई डीके बसु केस में। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इतने बड़े कानूनी बदलाव की शुरुआत किसी बड़े कोर्टरूम ड्रामा से नहीं हुई। नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत हुई सिर्फ एक चिट्ठी से। एक अकेली लेकिन बहुत पावरफुल चिट्ठी। ये चिट्ठी लिखी थी डीके बसु ने, जो एक लीगल एड ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लिखा कि देश भर में पुलिस कस्टडी में टॉर्चर और मौतें एक बहुत बड़ा संकट बन चुकी हैं। तो ये सिर्फ एक चिट्ठी नहीं थी, ये एक तरह की इमरजेंसी कॉल थी। तो सवाल ये था कि सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन कैसे लें। कोर्ट ने इस चिट्ठी को ही एक जनहित याचिका यानी पीआईएल मान लिया। अब पीआईएल का मतलब ये होता है कि अगर मामला जनता के हित का है तो कोर्ट खुद उस पर सुनवाई शुरू कर सकता है। जरूरी नहीं कि कोई विक्टिम ही केस फाइल करे। कोर्ट के सामने अब एक बहुत बड़ी दुविधा थी। देखिए, एक तरफ तो है हमारे संविधान का आर्टिकल 21 जो हर नागरिक को जीने और आज़ादी का अधिकार देता है, उसकी गारंटी देता है। और दूसरी तरफ थी पुलिस कस्टडी में हो रही हिंसा और मौत की भयानक सच्चाई। कोर्ट को इसी गैप को, इसी विरोधाभास को भरना था। तो इस सिचुएशन से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद से कुछ बहुत ही फंडामेंटल सवाल पूछे और इन्हीं सवालों ने इस ऐतिहासिक फैसले की नींव रखी। सवाल क्या थे? 3 बड़े सवाल। पहला, क्या पुलिस कस्टडी में किसी को टॉर्चर करना आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ का उल्लंघन है? दूसरा, क्या गिरफ्तारी के वक्त पुलिस पर कुछ खास एकदम मैंडेटरी ड्यूटीज लगाई जा सकती हैं? और तीसरा, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो ऐसे नियम बनाए जो देश की हर पुलिस फोर्स को मानने ही पड़े? इन्हीं 3 सवालों के जवाब पर टिका था भारत में पुलिस अकाउंटेबिलिटी का पूरा फ्यूचर। तो चलिए अब आते हैं इस केस के सबसे जरूरी हिस्से पर, सुप्रीम कोर्ट का वो लैंडमार्क फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। कोर्ट का फैसला एकदम क्लियर और पावरफुल था। कोर्ट ने कहा, कस्टडी में टॉर्चर आर्टिकल 21 का सीधा सीधा उल्लंघन है। सोचिए, ये लाइन अपने आप में एक क्रांति थी। इसने साफ कर दिया कि कानून को लागू करने वाले कानून से ऊपर नहीं हो सकते। तो सॉल्यूशन क्या था? कोर्ट ने दिए 11 गाइडलाइंस, और ये कोई सुझाव नहीं थे, ये 11 मैंडेटरी नॉन नेगोशिएबल नियम थे। मतलब हर एक गिरफ्तारी में इनका पालन करना ही होगा। चलिए इन 11 नियमों को जरा समझते हैं। पहले 5 नियम जो हैं वो ट्रांसपेरेंसी और रिकॉर्ड रखने के बारे में है। जैसे जो भी पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार कर रहा है उसकी पहचान बिल्कुल साफ होनी चाहिए, नेम टैग, डिजिग्नेशन, सब कुछ। फिर एक अरेस्ट मेमो बनेगा जिसमें गिरफ्तारी का टाइम, डेट, जगह सब लिखा होगा। और हाँ, इस मेमो पर या तो फैमिली के किसी मेंबर का या किसी दोस्त का साइन होगा। मकसद क्या है? मकसद यह है कि हर गिरफ्तारी रिकॉर्ड पर हो, कुछ भी छिपावा ना रहे। और हाँ, गिरफ्तार शख्स के किसी रिश्तेदार या दोस्त को खबर करना भी जरूरी है ताकि उन्हें पता हो कि उनका अपना इंसान कहाँ है। अच्छा, अब आते हैं अगले नियमों पर जो सीधे सीधे गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों से जुड़े हैं। जैसे कि गिरफ्तार हुए शख्स को अपनी मेडिकल जांच करवाने का पूरा हक है, और तो और हर 48 घंटे में उसकी मेडिकल जांच होनी ही चाहिए ताकि किसी भी तरह की फिजिकल वायलेंस का पता चल सके। उसे अपने वकील से मिलने का अधिकार है। और सबसे जरूरी 11वां नियम, वो ये कहता है कि ये सारे दिशा निर्देश कानूनी तौर पर बाइंडिंग है, यानी मानने ही पड़ेंगे। ये सिर्फ कोई सलाह नहीं, ये कानून है। लेकिन देखिए, सिर्फ नियम बना देना तो काफी नहीं होता है ना? तो कोर्ट ने यह भी पक्का किया कि अगर इन नियमों को तोड़ा गया तो उसके असली नतीजे भी होंगे। और वो नतीजा क्या था? मॉनेटरी कंपेंसेशन यानी मुआवजा। कोर्ट ने कहा कि अगर कस्टडी में टॉर्चर या मौत होती है तो सरकार को विक्टिम या उनके परिवार को मुआवजा देना होगा। ये एक बहुत बड़ा कदम था क्योंकि अब जवाबदेही तय करने का एक सीधा और असरदार तरीका मिल गया था। तो अब सवाल ये उठता है कि इस फैसले का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हुआ? ये एक कोर्ट के फैसले से आगे बढ़कर हमारे कानून का हिस्सा कैसे बना? इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। देखिए, 1997 में जब ये फैसला आया तब ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थीं। लेकिन फिर 2009 में इन गाइडलाइंस को बाकायदा भारत के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी में शामिल कर लिया गया। और ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था क्योंकि अब ये सिर्फ एक कोर्ट का ऑर्डर नहीं रह गया था, ये देश का परमानेंट कानून बन चुका था।
और इसी वजह से, इसी इंपॉर्टेंस की वजह से डीके बसु जजमेंट को एक बहुत बड़ा नाम दिया गया, भारत में गिरफ्तारी की प्रक्रिया का मैग्ना कार्टा। अब मैग्ना कार्टा क्या है? ये इतिहास का वो मशहूर चार्टर है जिसने पहली बार राजा की ताकतों पर लगाम लगाई थी और आम लोगों को अधिकार दिए थे। डीके बसु केस ने भारत में ठीक यही काम किया। इसने पुलिस की बेहिसाब शक्तियों पर लगाम कसी और आम नागरिक के अधिकारों को मजबूती दी। तो डीके बसु केस ने हमें अधिकार दिए और आज वो देश का कानून भी है। लेकिन ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। कानून की किताबों में अधिकार होना एक बात है और उन अधिकारों का हर एक नागरिक के लिए एक ज़मीनी हकीकत बनना बिल्कुल दूसरी बात। तो सवाल ये है कि इस गैप को भरने के लिए और क्या किए जाने की ज़रूरत है।